नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 4,399 दिन पूरे कर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को खिलाई झालमुड़ी। दिल्ली में एनडीए ने किया सम्मान। सीएम धामी भी रहे मौजूद। नेहरू से आगे निकले मोदी। चारों धामों में हुई पूजा। लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड पीएम बने। केदारनाथ में हवन, बद्रीनाथ में हुआ यज्ञ। कैंचीधाम का 15 जून को स्थापना दिवस। मुख्य सचिव आनंद ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक। प्रशासन को रूट समेत यातायात प्रबंधन को लेकर दिए निर्देश। मसूरी में कार खाई में गिरी। 4 टूरिस्ट की मौत। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से आए थे घूमने। ब्रेक फेल होने से हादसा। और सगंध खेती ने बदली तस्वीर। उत्तराखंड का टर्नओवर 100 करोड़ के पार। सेलाकुई संस्थान ने की पहल। किसानों को मिला वैश्विक बाजार। अब दालचीनी पर फोकस। नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ लेने वाले मोदी के कार्यकाल के आज 4,399 दिन पूरे हो गए। उन्होंने 4,398 दिन तक इस पद पर रहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बतौर पीएम मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। मोदी की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने खड़े होकर ताली बजाई और एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए। इसे लेकर चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में उनके नाम से विशेष पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ में केदारनाथ मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी के नाम से जलाभिषेक किया। इसके बाद मंदिर प्रांगण में यज्ञ कर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। बद्रीनाथ धाम में विशेष महाभिषेक, हवन और पूजा अर्चना की गई। गंगोत्री धाम में विधायक सुरेश सिंह चौहान ने पीएम के नाम से विशेष पूजा अर्चना और गंगा आरती कराई। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने पहली आरती पीएम मोदी के नाम से की। पंद्रह जून को विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुगम यातायात और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को काम में तेजी लाने और रास्ते को जल्द पूरी तरह सुचारू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सड़क किनारे लगाए गए फड़, ठेलों और अस्थायी अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए ताकि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जो कैंची धाम का मेला है 15 जून को उसके डेट नियत है और कल इसमें डीएम साहब के स्तर से बैठक आयोजित की गई थी। और चूँकि हल्द्वानी हमारा रेल हेड है और यहाँ पर विभिन्न बसों के माध्यम से भी और ट्रेन के माध्यम से भी यात्री आते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन और केमू स्टेशन से शटल सेवा चलाएंगे पूर्व की भांति, और उसके लिए भी किराया जो है वो नियत किया गया है।
और शटल की संख्या भी निर्धारित की गई है, जिसमें रोडवेज की बसें हैं, केमो की बसें हैं। और ये 14 तारीख की रात्रि से ही हम लोग इसको फंक्शनल करेंगे। जो लोग देर रात ट्रेन के माध्यम से आएंगे, बसों के माध्यम से आएंगे, उनको भी ये सुविधा देंगे। और फिर प्रातःकाल 15 तारीख से इसको संचालन किया जाएगा और इसको बाया जोलीकोट भवाली होते हुए कैंची धाम इसके लिए जाने की व्यवस्था की गई है। जो आगामी श्री कैंची धाम का जो मेला है 15 तारीख को जिसका आयोजन होना है, उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पर जो फिजिकल इंस्पेक्शन है वो हम लोगों ने किया है। कुछ यहाँ पे काम चल रहे थे रोड से रिलेटेड, तो उसमें उनको टाइम से बाइंड अप करने के लिए, और जो काम बाइंड अप नहीं हो पा रहे हैं उनको तब तक वहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है मौके पे, ताकि यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी है और साथ में मेला भी है, तो उसी के दृष्टिगत हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। 3 जगहों पर हम लोगों ने पार्किंग चिन्हित की है और 3 जगह से हम लोग शटल सर्विस का भी हम लोग यहाँ से संचालन करेंगे काठगोदाम क्षेत्र से। चंपावत जिले के लोहाघाट में पिछले 17 दिन से मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे बुजुर्ग चेतराम के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फरत्याल कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और चेतराम के साथ धरने पर बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया। लोहाघाट के गंगनौला निवासी बुजुर्ग चेतराम पिछले 17 दिन से लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 1995 में पीडब्ल्यूडी के तहत काम करते समय निर्माणाधीन भवन से गिरकर वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें आज तक उचित मुआवजा और अन्य सहायता नहीं मिली। जो ऐसे जिलाधिकारी हमें हमारे इस जनपद को मिले हैं जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन काफ़ी खेद की बात है कि एक अनुसूचित जाति के हमारे चेतराम जी जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और लगभग 100 बार से भी अधिक बार वो धरने में बैठ चुके हैं और उनकी जायज़ मांगे हैं। जो मैंने उनके दस्तावेज देखे, मुझे जहाँ तक लगता है कि वास्तविकता में उनके साथ अन्याय हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक सरकार वो भी थी इंदिरा जी की जिन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई हजारों हेक्टेयर ज़मीन को आवंटित किया था और उनका मान सम्मान किया था। और आज ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार है जो इस तरह से हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो लगातार अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं उनको अनदेखी कर रही। रुड़की में ज्वेलर की दुकान में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपित को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण बरामद हुए। पुलिस अब इस वारदात में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वेलर की दुकान में हुई नकबजनी की घटना का पुलिस ने यह सफल खुलासा किया। मामले में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान पुलिस टीम को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के बड़ौत क्षेत्र से आरोपित साहिन को गिरफ्तार किया गया। हुई थी बीटीगंज क्षेत्र में और इसमें 4 अभियुक्त प्रकाश में आए और एक की अरेस्टिंग हुई है और उससे बड़ी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो बाकी 3 एक्यूज हैं उसमें से 2 बिनौली थाने द्वारा अरेस्ट किए गए, वो जेल में है बागपत में। उनको वारंट बी पे लेके आया जाएगा और एक अभी इसमें फरार है, इसको अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं उस पे। और जो आज शाइनी अरेस्ट हुआ है इस पे 28 मुकदमे जो हैं वो चोरी के विभिन्न दिल्ली, एनसीआर, बागपत इन क्षेत्रों के हैं, तो काफी एक्टिव क्रिमिनल है। रुड़की की पिरान कलियर पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी के 2 ट्रैक्टर बरामद किए हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक ट्रैक्टर वर्ष 2024 में कलियर क्षेत्र से चोरी हुआ था। इसकी बरामदगी की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। पुलिस अब इस मामले में फरार चौथे आरोपित की तलाश में जुटी हुई है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कलियर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दरियापुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 3 युवकों को 2 संदिग्ध ट्रैक्टरों के साथ गिरफ्तार किया था। में 2 ट्रैक्टर चोरी के मिले हैं। एक कलियर थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था 2024 में और एक पंजाब से चोरी हुआ था। तो कलियर वाले में इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई थी, उसको हम रीओपन करके उसमें चार्जशीट लगाएंगे और पंजाब पुलिस से बात करके फिर वो ट्रैक्टर उनको हैंड ओवर करेंगे।
देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। प्रेमनगर पुलिस ने रंगदारी मांगने और जानलेवा फायरिंग की घटना में शामिल एक आरोपित को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित पर पहले भी हत्या, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। देहरादून पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रेमनगर थाना पुलिस ने रंगदारी और फायरिंग के मामले में वांछित आरोपित अमन को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 25 मई को लक्ष्मीपुर निवासी सीमा राजपूत ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा और अमन ने उनके पति संजय से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और उनके घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। दिनांक 25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेमनगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में बीएनएस की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुरागसी पतरासी करते हुए एक अभियुक्त अमन को बिदौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उससे एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। रुड़की में उप कारागार के ठीक सामने दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक सवार युवकों को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां चलाई गईं। राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई। ये घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई है। गनीमत रही कि फायरिंग की इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की जनहानि हुई। घटना के तुरंत बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मसूरी में कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये घूमने के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक हादसा आज सुबह 9 बजे झड़ी पानी रोड पर हुआ। दिल्ली नंबर की एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। कार में 4 लोग सवार थे। इनके शव एसडीआरएफ ने निकाल लिए हैं। सीएम धामी ने हादसे पर पोस्ट कर दुख जताया। आज सुबह 9:15 बजे कंट्रोल रूम पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें झड़ी पानी कोलोखेत मार्ग पर एक कार के खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें थाना मसूरी, फायर सर्विस, एसडीआरएफ तथा 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। नजदीकी लोगों से जब पूछताछ की तो पता चला कि एक सिलेरियो गाड़ी थी जो उत्तरकाशी से आ रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने नजदीकी दुकान से कुछ सामान भी खरीदा। इसके बाद सामान खरीदने के बाद जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जांच करने पर इसमें 4 मृत व्यक्ति मिले हैं, जिसमें 2 महिलाएं तथा 2 पुरुष हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद की ओर से विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना और हवन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को विश्व मंच पर सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में विशेष पूजा कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति की कामना की गई।
बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, बल्कि देश में नहीं दुनिया भी आज उनको अपना सर्वोच्च नेता मान रही है। आज बड़े हमने पूरे उत्तराखंड की देवभूमि की जो देव संस्कृति है, देव परंपराएं हैं, मठ मंदिरों में हमने पूजा अर्चना करी और उनके जिस प्रधानमंत्री कार्यकाल की अनेकों जो उनकी उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों का भी जो जन जन को यहाँ पे लाभ मिला है। साथ में प्रार्थना भी की गई कि उनकी लंबी दीर्घायु हो और जो और आगे ताकि सशक्त होकर वो और अनेकों ऐसे कार्य उनका ऐसा कार्यकाल ऐसा रहे कि जो पूरा विश्व उसको देखे। देश भर में 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा। विश्व ओलंपिक दिवस को लेकर राजधानी देहरादून में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दून जिले की बात करें तो यहां पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र भंडारी ने यह बताया कि इस वर्ष हो रहे ओलंपिक दिवस को लेकर कई खेल सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें वुशु, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग खेलों को शामिल किया गया है। ये आयोजन 20 जून से शुरू होंगे और 23 जून तक चलेंगे। हमें जो 23 जून को ओलंपिक दिवस है उसके में जनपद स्तरीय विभिन्न खेलों में हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे, जिसमें हम फुटबॉल अंडर 15 बालक एवं ओपन बालिकाओं का जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराएंगे। वुशु में अंडर 15 बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता होगी और बॉक्सिंग अंडर 15 बालक बालिका, हॉकी अंडर 15 बालक बालिका एवं अभी हमारा प्लान है कि बेसबॉल में भी हम लोग इसमें एक जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराएंगे बालिकाओं का। और 21 तारीख को क्योंकि योगा दिवस भी है तो उसमें हमारा ये है कि जितने भी हमारे ट्रेनीज जो हमारे यहाँ पे डेली रेगुलर ट्रेनिंग करने आते हैं, सारे बच्चों का 21 तारीख को हम योगा दिवस के दिन योगा का प्रोग्राम रखेंगे। उत्तराखंड में सड़क व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार हर साल सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि कई क्षेत्रों में सड़कें बदहाल हैं और शिकायतों के बावजूद मरम्मत का काम नहीं हो रहा। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार घोषणाएं और वादे करने लगती है, जबकि जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रही है। सीएम धामी का चुनावी जुमला है। अगर गड्ढा मुक्त करनी है तो समय ये था जनवरी फरवरी मार्च का, बरसात शुरू हो जाएगी उसका तब कब गड्ढा मुक्त करेंगे। तो कुल मिला के ये जो यूपी में योगी जी बोलते हैं, पीछे पीछे ये भी बोल देते हैं, समझते ये है नहीं। और चुनावी साल है तो इस साल तो इन्होंने जो 4.5 साल काम नहीं किया तो दिखाने के लिए दीपापोती करने का काम निश्चित होगा। लेकिन ये है कि धामी जी हर बार गड्ढे की बात करते हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो दिखती नहीं। आप मेन रोडों को अगर चमका के थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपने राजपुर रोड या इधर उधर आसपास का एरिया थोड़ा सा डेवलप कर दिया, लेकिन आसपास के और क्षेत्र तो है। आप जाकर देखें डोवाल चौक की तरफ 6 नंबर से आगे पूरे गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, लोग गिर रहे हैं। ये आम वाला के पास आप जाके देख लें किस प्रकार से पूरे गड्ढे, पूरी सड़क गड्ढा बनी हुई है, तो बहुत बुरा हाल है। 7 जून को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव लिवरहेड़ी में 2 पक्षों में हुई पत्थरबाजी और गोली चलने के प्रकरण में मंगलौर पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपित को तभी गिरफ्तार कर लिया था। अब मंगलौर पुलिस पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। हालांकि दोनों ओर से इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग घटना के वक्त फायरिंग कर रहे हैं और पथराव भी करते नजर आ रहे हैं। मंगलौर सीओ अभिनय चौधरी का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपितों की धरपकड़ की तैयारी की जा रही है। आठ लोगों को मौके से ही गिरफ्तार करके, मौके से ही पकड़ के थाने में लाके गिरफ्तार किया गया और साथ में जैसे ही तहरीर आई उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया। कुछ वीडियो भी उसमें सामने आई है जिसमें फायरिंग की घटना भी हुई है और उसमें पत्थरबाजी भी हुई है। तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया गया और जो फायरिंग में जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तारी भी हुई है और उनसे वेपन भी बरामद किए गए हैं और साथ में बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के दूधली बड़कली क्षेत्र में रिवर ड्रेजन के नाम पर चल रहे खनन कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का आरोप है कि निर्धारित मात्रा से अधिक खनन सामग्री निकाली और परिवहन की जा रही है।
इससे सरकार को राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही खनन सामग्री से भरे ओवरलोड वाहन आबादी क्षेत्र में हादसों को न्योता देते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार खनन सामग्री से लदे वाहन दिन भर डोईवाला की व्यस्त सड़कों पर दौड़ते हैं, जिसके कारण चांदमारी और प्रेमनगर बाजार सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर जाम के हालात बने रहते हैं। लोगों का आरोप है कि भारी वाहनों के लगातार आवाजाही से कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, पेयजल लाइनें तक टूट चुकी हैं। लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, खनन सामग्री के परिवहन की निगरानी बढ़ाने और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। डंपर है, एक तो ओवरलोड चल रहे हैं, दूसरी हमारी जो सड़कें हैं ये छोटी है, इसमें अगर एक डंपर चलता है तो स्कूटर भी साथ से नहीं निकल सकता। इसलिए हमने आज यहाँ पर इनको रोका है और इनको हमने चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसे ही चलाओगे तो हम यहाँ से चलने नहीं देंगे। और इससे दिक्कत क्या है, सड़क भी टूट रही है और जो सड़क है ये डंपर ओवरलोड चलते हैं, 9 टन में पास है, लेकिन ये 12 टन 13 टन लेके चलते हैं, तो सड़कें टूटती है और जिसमें साथ में जो पाइपलाइन है वो भी उससे डैमेज। चांदमारी डोईवाला का बसंत विहार हुआ करता था। हम कहा करते थे कि डोईवाला बहुत शान जगह में ये चांदमारी डोईवाला का बसंत विहार है, लेकिन जब से टोल प्लाजा बने यहाँ से टोल बचाने वाली वो गाड़ियाँ और अब बड़े बड़े डंपर यहाँ से ऊपर गुजर रहे हैं। हमें बहुत बेहद खदशा है, बहुत डर है इस बात का कि बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूलों की, बच्चे स्कूल से वो रोड पे आते हैं तो कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए आज अखिल भारतीय किसान सभा और गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर जो है डंपरों को रोका है और शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई जानमाल का नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए इस छोटे से गांव की छोटी सी सड़क से डंपरों को रोका जाए ताकि वहां कोई नुकसान ना हो जाए, जानमाल का नुकसान ना हो जाए। उत्तराखंड अब अरोमा भूमि बन रहा है। देहरादून के सेलाकुई स्थित परफ्यूमरी और सगंध अनुसंधान संस्थान ने 20 साल में सगंध खेती को खेत से बाजार तक पहुंचा दिया। टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़ पहुंच गया है और अब 11 जून से दालचीनी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू होने जा रहा है। मकसद है कि उत्तराखंड को दुनिया का सिनेमन हब बनाया जाए। इसी कड़ी में 11 और 12 जून को सेलाकुई में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार दालचीनी प्रवर्धन, सतत खेती और कटाई के बाद की तकनीक पर आयोजित किया जा रहा है। श्रीलंका, इंडोनेशिया के टॉप एक्सपर्ट, स्पाइस जेट बोर्ड, इसके अलावा ICAR, CSIR, CI, मैप, FSSAI के वैज्ञानिक इसमें शामिल होंगे। किसान, उद्यमी, रिसर्चर सबको एक मंच मिलेगा। उत्तराखंड दालचीनी का प्रचार हेतु परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान एवं विकास संस्थान सेलाकुई द्वारा दिनांक 11 व 12 जून 2026 को दालचीनी प्रवर्धन, सतत खेती एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों में नवाचार के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दालचीनी फसल के संबंध में वैज्ञानिक एवं वैश्विक अनुभवों, तकनीकी नवाचारों तथा व्यावसायिक अवसरों के आदान प्रदान हेतु एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और कार्यशाला का उद्देश्य दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को उन्नत तकनीकों एवं वैश्विक अनुभव से परिचित कराना, अनुसंधान, उद्योग और कृषकों के बीच समन्वय स्थापित करना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।